तो यार अब हम मसल मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मसल मैकेनिक के हमारे पास हमें सबसे पहले तो 3 टर्म्स को जानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि होती है ग्रेडेड मसल रिस्पॉन्स, मसल ट्विच और हमारा एक मोटर यूनिट होती है, ठीक है। तो अब ग्रेडेड मसल रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई मसल सेल है, ठीक है, वो 2 डिफरेंट स्टिमुलाइज को जब रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसे हम ग्रेडेड मसल रिस्पॉन्स कहते हैं। और अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग मसल सेल, जो हमारा मसल सेल होता है, ठीक है, तो उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक लाते हैं, ठीक है, जो हमारा 90 मिलीवोल्ट्स होता है और -55 मिलीवोल्ट जो हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जब भी हम मसल सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक लाते हैं, ठीक है, तो उसे हम ग्रेडेड मसल रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई कौन से होते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यूरल स्टिमुलस और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरल स्टिमुलाई, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा स्केलेटल मसल है, ठीक है, तो वो मेनली न्यूरल स्टिमुलाई पे ही रिलाई करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारे सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे मसल फाइबर को वाया एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरल हो गया, न्यूरल स्टिमुलस एसिटाइल कोलिन, और ये हमारा सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा इन्हें सिस्टमैटिक मसल की कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और अगर हम दूसरी टर्म देखें जो कि होती है मसल ट्विच, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इट इज़ कॉल्ड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फ्रॉम वन स्टिमुलस, न्यूरल स्टिमुलस, ठीक है। तो जब भी एक न्यूरल स्टिमुलस मिलेगा हमारे मसल्स को, तो वो रैपिड और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे हमारे मसल्स का, ठीक है। तो जैसे ये एक हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, तो इसे हम मसल ट्विच कहते हैं, जो कि एक न्यूरल स्टिमुलस से होती है, ठीक है। और अगर हम मोटर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और जो भी मसल फाइबरों से सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मोटर यूनिट कलेक्टिवली कह देते हैं, ठीक है। तो अब यार एक मसल सेल के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, लेटेंट फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज और रिफ्रैक्टरी फेज, ठीक है। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये 3 फेजेस से गुजरेगा, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ ले लें, ठीक है, जिसमें कि एक साइड पे हमारा टेंशन हो, ठीक है, टेंशन जो कि न्यूटन मीटर्स में होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है, और एक साइड में हमारा टाइम हो जाए, ठीक है, जो कि मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो जो हमारा लेटेंट फेज होगा, ठीक है, तो हमें पता है ये हमारा एक्टिन होता है और ये हमारा मायोसिन होता है, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन, ठीक है, एक्टिन की एक्टिव साइड, ठीक है। तो ये एक तो सबसे स्मॉल पीरियड होता है, ठीक है, वेरी ब्रीफ पीरियड, जिसमें कि जो हमारे क्रॉस भेज जाएँ, ठीक है, वो बन तो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा मायोसिन एक्टिन हेड के साथ मिल तो जाता है, पर ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे अभी, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अगर हम कोई भी सपोज कर लें 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, तो ये हमारी टेंशन है जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, ये लेटेंट फेज में बैठा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, और जहाँ अगर टेंशन भी होगी तो बहुत लिटिल होगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो यार अब होगा क्या, जो हमारा न्यूरल स्टिमुलस है, ठीक है, तो वो जब भी अराइव करेगा, ठीक है, तो ये हमारा न्यूरल स्टिमुलस है, ठीक है, तो ये जब भी अराइव करेगा, ठीक है, तो ये हमारा सार्कोमियर हो गया और ये हमारा टीट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। तो न्यूरल स्टिमुलस जब भी ये स्टिमुलेट करेगा इसे, ठीक है, हमारी जो सर्कुलेमा है, ठीक है, तो जो हमारे सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम फ्लश इन कॉजिंग एक्टिव एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सार्कोलेमा, ठीक है। तो यहाँ से सारा हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम पड़ा है, ठीक है, ये हमारा सार्कोलेमा पड़ा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है, ठीक है, इसमें से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और कैल्शियम कहाँ आएगा, जो हमारा ये थिन फिलामेंट का एक्टिन है, ठीक है, तो ये ट्रोपोनिन से बाइंड कर देगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करके ये ट्रोपोमायोसिन की शेप चेंज करवा देता है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ से हमारा ट्रोपोमायोसिन हट जाता है जब ये यहाँ पर कैल्शियम इसके ऊपर आकर बैठ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इस इन दोनों की क्रॉस ब्रिज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे, ठीक है, मायोसिन हेड एक्टिन में प्लेस हो जाएगा। और क्योंकि जो हमारा यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन था वो हमारा साइड में हो जाएगा ड्यू टू
मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन हमारा साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं, जो कि होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज़, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मायोसिन और एक्टिन है, ठीक है, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो मायोसिन हेड होगा, ठीक है, वो एक पावर स्ट्रोक क्रिएट करेगा, ठीक है। और एक्टिन, ये हमें पता ही है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। एम लाइन के क्लोज आना शुरू कर देगा एक्टिन, ठीक है। जो हमारा थिन फिलामेंट है वो एम लाइन के क्रॉस आ जाएगा, और जो हमारा मसल फाइबर है वो शॉर्टन होने लग जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो हमारा एटीपी है वो हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, ठीक है। और न्यू एटीपी मायोसिन हेड के साथ मिल जाएगा, और फिर से जो हमारा क्रॉस ब्रिज है वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, पावर स्ट्रोक होगा, ठीक है। ये पीछे चला जाएगा मायोसिन हेड, ठीक है। और जब एटीपी बन जाएगा ये फिर से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी टेंशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें, ठीक है, तो हमारी टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये सेकंड फेज़ हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, ठीक है। और अगर हम थर्ड फेज़ में देखें, ठीक है, अब उसका रिलैक्सेशन फेज़ होगा, ठीक है। तो अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज है, ठीक है, वो इस अपनी मैक्सिमम वोल्टेज तक आ जाएगा, जो कि 30 मिली वोल्ट्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि हमें हाइपोपोलराइजेशन मिलेगी, ठीक है। और कैल्शियम 20 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा वापस चले जाएंगे थ्रू कैल्शियम कैल्शियम प्रोटॉन एटीपीएस और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये हमने सारा पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये हमारा रिलैक्सेशन फेज़ में चला जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज हमारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी जो टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये रिलैक्सेशन फेज में जा रहे हैं, कैल्शियम ही हमारा अपना वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिलैक्सेशन फेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन फेज़ में क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम वेरिएशन देखें कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में, ठीक है, फुल मसल, तो ये सारा मसल के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हम दे सकते हैं, हमारा जो एवरेज टाइम है वो 10 से 100 मिली सेकेंड तक हो सकता है रिलैक्सेशन फेज़ का, और कॉन्ट्रैक्शन फेज़ का, सॉरी, और रिलैक्सेशन फेज़ का भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मसल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कुछ मसल ज़्यादा टाइम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, और कुछ मसल कम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ मसल ज़्यादा रिलैक्स होंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे, और कुछ मसल कम स्पीड में ही रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, तो यार अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि सुपीरियर रेक्टस मसल होता है, ठीक है। तो वो ये क्या करता है, ये हमारा जो आई बॉल को अप करता है, ठीक है, एलिवेट करता है हमारे आई बॉल को, ठीक है। तो इसे इसकी कंट्रैक्शन बहुत तेज़ होगी, ठीक है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, तो वो 10 मिली सेकेंड में ही अपनी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी फेज़ को पूरा कर लेंगे, ठीक है। पर अगर हम सोलियस मसल की बात करें, जो हमारे काफ्स में होता है, ठीक है, तो उसे लोड काफ़ी उठाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें लोड बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर लोड ज़्यादा टाइम तक उठाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेज़ बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि 100 मिली सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा मस्कुलर मसल्स के लिए टाइम हमारा कम हो गया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का, ठीक है, 10 मिली सेकेंड, और सोलियस मसल के लिए ज़्यादा हो जाता है 100 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये फेजेस का टाइम कम। तो यार अब हम बात करते हैं ग्रेडेड मसल रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यूरल स्टिमुलस, ठीक है। तो अब होगा क्या, ठीक है। तो अब हम एक मसल सेल को देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारी पहली न्यूरॉन होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इन दिस द फॉलोइंग सिचुएशन द सेम मसल इज इनर्वेटेड बाय मल्टीपल मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी न्यूरॉन 1 होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूरॉन 1 में एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टिमुलेट होगी, ठीक है। तो इसमें एक्शन पोटेंशियल आएगा, और ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब जो मसल सेल है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और एंड प्लेट पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। और जो हमारा मसल सेल का थ्रेशोल्ड है, ठीक है, वो -55 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो अब क्या होगा, इसमें एक्शन पोटेंशियल बनने लग जाएगा और एक्शन पोटेंशियल हमारा सार्कोलेमा में पहुंच जाएगा और टी ट्यूब्यूल्स को इनर्वेट कर देगा, ठीक है। अब टी ट्यूब्यूल्स को होने से क्या होगा, जो हमारा ये टी ट्यूब्यूल्स में एक्टिवेशन होगी, ठीक है, और डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है, और आयोडीन रिसेप्टर भी एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी ये स्टिमुलेट हो गए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा कैल्शियम बाहर निकलकर ये हमारे सार्कोलेमा में पहुंच जाएगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मा में पहुंच जाएगा और इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, मसल सेल, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्शन भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, एक कंसेप्ट देखते हैं लोड और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अगर जैसे हम एक डंबल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो जब भी हम डंबल उठाएंगे, ठीक है, तो अगर तो हमारी जो फोर्स है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, हमारे मसल्स में फोर्स ज़्यादा होगी उस डंबल के वेट से, ठीक है, तो हम उसे उठा लेंगे। पर अगर डंबल हमारा ज़्यादा भारी हुआ, ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भारी हुआ, ठीक है, तो हम हमारे जो मसल्स को है वो नहीं उठा सकते, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पर अगर जो लोड हो गया, जो यहाँ पर हमारा डंबल हो गया, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारी मसल में फोर्स है, ठीक है, उससे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें, हम इसमें आइसोटोनिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी लेंथ बदल जाती है, ठीक है, और टेंशन कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, कंसेंट्रिक और ईसेंट्रिक, ठीक है। इसमें मसल शॉर्ट होगा और ईसेंट्रिक है मसल की लेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे हाँ, मैंने ये डंबल उठाया, ठीक है, तो ये मेरा मसल शॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसे ऐसे कर दिया तो ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन आइसोटोनिक होगी, ठीक है। और अगर हम इसे एक ग्राफ में देखें, ठीक है, तो यार अब हम 2 ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम ग्राफ, इसमें एक तरफ हमारी टेंशन है और एक तरफ हमारा टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो अगर हम 10 मिली सेकेंड्स में देखें, ठीक है, तो जो हमारा स्टिमुलस आया था न्यूरॉन 1 से, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, हमारी एंड पोटेंशियल हुआ था, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई थी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें टेंशन जनरेट हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा लेटेंट फेज हुआ था, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज, और अब ये हमारा रिलैक्सेशन फेज में जब जाना चाहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब ये 30 मिली सेकेंड में आ गया, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये रिलैक्सेशन रिपोलराइजेशन में पहुंचे वाला होता है, ठीक है, तो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा जब ये इसने स्टिमुलेट किया था, ठीक है, अब ये कैल्शियम चैनल पोटेशियम चैनल सॉरी स्टिमुलेट होना शुरू होने वाले होते हैं, ठीक है, ये रिपोलराइजेशन में पहुंच गया होता है। पर अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस जाना होता है और पोटेशियम चैनल तो ओपन वाले ही होने होते हैं रिपोलराइजेशन में। कि क्या होता है, जो हमारी एक सेकेंड न्यूरॉन होती है, ठीक है, वो फायर हो जाती है, ठीक है, और वो एक्शन पोटेंशियल वैसे ही सारा कुछ चला देती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे कैल्शियम पहले जो वापस जा रहा था, ठीक है, वो तो वापस जाएगा पर वो कम हो जाएगा और ज़्यादा कैल्शियम बाहर आना स्टार्ट कर देगा, फिर से ये कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू कर देगी, ठीक है। तो 30 मिली सेकेंड में अनदर स्टिमुलस आ जाएगा जो कि न्यूरॉन 2 में आएगा, ठीक है। तो वो फिर से हमारी जो ये जो रिपोलराइजेशन होनी थी, ठीक है, ये यहीं पर स्टॉप होकर एक और स्टिमुलस ये जो सेकंड से आया था तो उससे फिर से एक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से जब जाना जाएगा फिर से एक थर्ड न्यूरॉन आगे स्टिमुलेट हो जाएगी और ये हमारा मैक्सिमम टेंशन तक जब पहुंचेगी, ठीक है, तो 30 सेकंड पे सेकंड न्यूरॉन फायर हो गई, ठीक है, 50 पे थर्ड न्यूरॉन फायर हो गई, ठीक है। ये रिपोलराइजेशन में जब भी जाने जाता है तो सब फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक ये मैक्सिमम टेंशन तक पहुंचता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एक फेज़ ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमल टेंशन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमारा मसल इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस इज, ठीक है। और फिर जब ये मैक्सिमम टेंशन पॉइंट तक पहुंच जाता है तो ये रिलैक्स होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल समेशन और वेव समेशन, ठीक है। तो इसे हम इनकम्प्लीट या अनफ्यूज टेटनस इनकम्प्लीट समेशन वाला कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी वेव्स बन रही हैं, ठीक है, तो उसे हम वेव समेशन कह देते हैं। और ये किस टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनकम्प्लीट या अनफ्यूज टेटनस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तब तक होती है जब तक हमारी मैक्सिमम टेंशन रीच होती है, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन इनकम्प्लीट होती है जिसे हम अनफ्यूज टेटनस भी कह देते हैं, ठीक है। और ये मोर टाइप ऑफ कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन होती है कॉन्ट्रैक्शन टाइप, जो कि हम क्योंकि इसे हम डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सस्टेन और क्वेवरिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी अनफ्यूज टेटनस। अगर हम दूसरी टेटनस की बात करें, कंप्लीट टेटनस, ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है। जैसे हमने देखा होगा कई बार कोई मम्मी अपने बच्चे को बचाने के लिए कार को ही उठा देती है, ठीक है। तो वो हमारी इस कैटेगरी में आती है कंप्लीट टेटनस, ठीक है। और ये कम क्यों होती है, कम कॉमन क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारे मसल ज़्यादा फटीग हो जाते हैं वेरी क्विकली, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट टेटनस से डिफरेंस कहते हैं कंप्लीट टेटनस। उसमें स्टिमुलस होता है एवरी 20 सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, ठीक है। जैसे 10 में आया, फिर 30 में स्टिमुलस आया, 50 में स्टिमुलस आया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जब भी इसमें कोई ब्रेक्स नहीं होते, ठीक है, कोई रिपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही न्यूरॉन वंस फायर हो गई, एक्शन पोटेंशियल आएगा, क्रॉस ब्रिज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, पर इसमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता। न्यूरॉन 2 इमीडिएटली एक्शन पोटेंशियल फायर कर देती है, ठीक है, और ये चलता ही रहता है, ठीक है। और इसे हम जब भी एक बार ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल आता रहता है, एक्शन पोटेंशियल आता रहता है, ठीक है, और इसमें रिलैक्सेशन पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो ये बढ़ता बढ़ता जब तक हमारी मैक्सिमम टेंशन नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक ये चलता ही रहता है, ठीक है। द मसल सेल रैपिडली रीच द मैक्सिमम टेंशन बिकॉज द स्टिमुलाई आर स्टिल कमिंग, रिलैक्सेशन डज नॉट हैपन। और हमें पता है हमारा मैक्सिमम टेंशन पॉइंट के बाद हमारा मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, और टेंशन हमारी प्लेटो करने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि सस्टेन और पावरफुल कंट्रैक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जब टेंशन मेंटेन नहीं रह पाती, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन पर पहुंच गई है, ठीक है, तो ये इसकी रिपोलराइजेशन बिगन हो जाती है, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस था इन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरल स्टिमुलाई की, ठीक है। तो हम एक इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मसल है, ठीक है, और हम इसमें डिफिब्रिलेटर ला देते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें इसे स्टिमुलस देना है, ठीक है, स्टिमुलेट करना है, वोल्टेज देनी है, ठीक है, और हमें इससे शॉक देते हैं इस मसल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिब्रिलेटर में 10 मिली वोल्ट्स का वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ये 10 मिली वोल्ट्स का स्टिमुलस देंगे तो होगा क्या, इसे हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या हम पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जो ये हमारा जो सेल होता है, ठीक है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए होता है, ठीक है। पर अगर हम इस सेल का मान लें कि ये इसका 30 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, तो अगर हम इसे 10 मिली वोल्ट्स का करंट देंगे, ठीक है, तो ये सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ही पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें एक तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, और उसे एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की देखें, ठीक है, तो शॉकिंग द मसल विद 10 मिली वोल्ट वाइल द मिनिमम थ्रेशोल्ड इज़ 30 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने 10 मिली वोल्ट्स का करंट दिया है, ठीक है, और इसे हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, और इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये पहुंचा नहीं है, ठीक है। और अगर हम सेकंड केस में देखें, ठीक है, तो हम इसमें 30 मिली वोल्ट्स का करंट देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या,
तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होती है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेबल मसल कंट्रैक्शन करवाएगी। ठीक है, तो जब भी हम इसमें 30 मिलीवोल्ट्स का करंट देंगे, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंट्रैक्शन हमें विजिबल होगी। ठीक है, और अगर हम थर्ड केस देखें, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है या स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम 100 मिलीवोल्ट्स का करंट देंगे, ठीक है, तो इसमें पावरफुल कंट्रैक्शंस होंगी, क्योंकि ये अपना मैक्सिमल स्टिमुलस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस प्रोलॉन्ग्ड एंड पावरफुल मसल कंट्रैक्शन दैट विद, ठीक है, तो अगर हम 100 मिलीवोल्ट तक देंगे, ठीक है, तो ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक होगा और मैक्सिमम ये कंट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, पर अगर हम मान लो ये हमारा 1000 मिलीवोल्ट हमारा मैक्सिमम स्टिमुलस था, ठीक है, अगर हम फिर भी उसके भी ऊपर जाते हैं, ठीक है, 2000 मिलीवोल्ट्स का करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा इंक्रीजिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो क्योंकि हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है, तो अगर हम 2000 मिलीवोल्ट भी देंगे, ठीक है, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम 1000 मिलीवोल्ट जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर हम उससे कितना भी ज़्यादा करंट देते हैं, ठीक है, वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, और अगर हम इसे ग्राफ में देखें, ठीक है, तो एक तो हम देख लेते हैं कि हमारा सेल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। ठीक है, और एक साइड पे हमारी वोल्टेज है और एक पास पे हमारा टाइम है जो मिली सेकेंड में है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, जो 10 मिली वोल्ट्स का हमने करंट दिया था, ठीक है, तो उसमें जो हमारी वोल्टेज है, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से नीचे नीचे रहती है। ठीक है, ये स्टिमुलेट होगा, फिर रिपोलराइजेशन में जाएगा। ठीक है, सेल। तो अगर हम दूसरा केस देखें, ठीक है, +30 मिली वोल्ट्स, ठीक है, अगर हम उसे स्टिमुलेट करें, ठीक है, तो वो हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी वोल्टेज तो फिर से नीचे आएगा। ठीक है, और अगर हम थर्ड केस देखें, ठीक है, जिसमें हम 1000 मिली वोल्ट्स तक का करंट देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा और फिर से रिपोलराइजेशन में आएगा। ठीक है, पर ये जो हमारा 2000 मिली वोल्ट का था, ठीक है, तो ये बस अपना थोड़ी सी इसकी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, पर इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो इसके नीचे ही रहेगा और फिर से हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें हमारा इसकी कोरिलेशन देखते हैं ग्राफ की, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विद टेंशन। ठीक है, तो इधर हमारा वोल्टेज की जगह पर टेंशन आ जाएगा और इधर हमारा टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो हमारा पहला केस था, ठीक है, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, तो इसमें हमारी कोई भी टेंशन या फोर्स जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जब तक भी हमारा मसल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेगा तो इसकी कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी तो मसल में कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इसमें सब थ्रेशोल्ड में ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, टेंशन का। ठीक है, will not produce any tension because it does not reach threshold potential and won't activate net potential। ठीक है, अब अगर सेकंड केस में देखें, ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसमें टेंशन बढ़ेगी, फिर जब ये रिलैक्स होगा मसल, ठीक है, तो फिर से टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जनरेट एक्शन पोटेंशियल होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगी। ठीक है, और इसमें टेंशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर थर्ड केस में देखें, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम टेंशन होगी। ठीक है, इट कोरोस्पॉन्ड टू मैक्सिमम पोटेंशियल स्टिमुलस। ठीक है, और अगर हम एक लेवल के बाद, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, क्योंकि ये पहुंच चुका है हमारा मसल सेल, तो इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फोर्स द मसल कैन एक्सर्ट। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी मैक्सिमम टेंशन क्योंकि रीच कर चुकी है, तो इससे ज़्यादा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यार अगर हम मसल फेसिकल्स की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा मसल बेली होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी मसल फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, तो अगर तो हम मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, मतलब हम ज़्यादा
हमारे मसल फेसिकल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो टेंशन की कॉन्ट्रैक्शन और टेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम मोटर यूनिट कम रिक्रूट करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सा लॉजिक लगाएं, ठीक है, अगर हमने फाइन मूवमेंट कोई भी करनी है, ठीक है, अगर हमने मान लो पेंसिल उठानी है, ठीक है, तो वो फाइन मूवमेंट्स में आ गई, ठीक है, तो उसमें हमें लेस मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ठीक है, करनी होती है, ठीक है, तो वो लेस कॉन्ट्रैक्शन और टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लो किसी का हमने पीठ थपथपानी हो, ठीक है, तो उसमें हमें कम मोटर यूनिट की ज़रूरत होती है, तो ये कम मोटर यूनिट रिक्रूट करता है और उससे कॉन्ट्रैक्शन भी कम होती है मसल की, ठीक है, ठीक है। अगर हम ग्रेटर मोटर यूनिट रिक्रूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा फोर्स और टेंशन भी बनेगी, ठीक है। और ये कब होती है, जब हमें किसी को थप्पड़ मारना हो या हम किसी की पीठ ज़ोर से थपथपानी हो, ठीक है, तो इसमें हमारे जो मोटर यूनिट हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें साइज़ प्रिंसिपल की, ठीक है, तो साइज़ प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर हम ग्राफ में देखें, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम टेंशन हो गई, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारी टेंशन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट वही जो हमें हमारे मसल फेसिकल्स हैं, ठीक है, वो कितने रिक्रूट होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो स्मॉलेस्ट मसल फाइबर हैं, ठीक है, वो रिक्रूट होते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले क्यों रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो ये सबसे एक्साइटेबल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देख लें, ठीक है, तो इधर इसका कम होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी से एक्साइटेबल हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये जल्दी हमारा थ्रेशोल्ड अचीव कर लेते हैं और जल्दी ज़्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट मसल फाइबर होते हैं, ठीक है, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन सबसे वीक होगी, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट कर अपना रिलैक्सेशन स्टेट में वापस आ जाते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट एक्साइटेबल मोटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिक्रूटमेंट में क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ फाइबर रिक्रूट होते हैं, मोस्ट एक्साइटेबल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसलिए ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है। और ये वेरी वीक कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, ठीक है, फाइन मूवमेंट, किसी भी चीज़ को उठाना, ठीक है, टैपिंग ऑन शोल्डर, ठीक है, ऐसे थपथपाना आराम से, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बात करें, ठीक है, तो इसका जो थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, इनमें इनका सबसे कम था, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज मॉडरेट, विल रीच थ्रेशोल्ड लेटर देन द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें मॉडरेट ही टेंशन बनेगी, ठीक है। अब मैक्सिमम टेंशन के ये अभी भी नीचे ही हैं, ठीक है, ये अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम के नीचे ही हैं, ठीक है, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन होगी। अगर हम किसी पे ऐसे ऐसे मारें, ठीक है, तो वो हमारा सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, जो हमारा लार्जेस्ट मसल फाइबर इसमें रिक्रूट होंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी इसका हाइयर होगा, ठीक है, और लीस्ट एक्साइटेबल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में एक्साइट होंगे, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेटर देन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, ये हमने देख ही लिया है, ये इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहाँ तक होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी ज़्यादा लेट पहुँचेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कंट्रैक्शन होगी और लार्जेस्ट मसल फाइबर होंगे, ठीक है, और ये मैक्सिमम टेंशन तक भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन होगी, अमाउंट ऑफ टेंशन जनरेटर भी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर हम किसी को फुल फोर्स से यहाँ पर स्लैप करें, ठीक है, यहाँ कोई हमने एक्सट्रीम हैवी वेट उठाने हैं, ठीक है, तब हमारी थर्ड ऑर्डर रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल मोटर यूनिट समेशन की बात करें, ठीक है, तो ये होता क्या है, इसे हम रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, अगर हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अगर इन सम का सम करें, ठीक है, समेशन
ऑफ ऑल एक्टिविटी टुगेदर प्रोड्यूसिंग ए पावरफुल कंट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम इन सबको कंबाइन करें, कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, सारे मोटर यूनिट्स का, ठीक है, विद इन ए मसल एट एनी गिवन टाइम, तो वो हमारा मोटर यूनिट समेशन होता है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, एक वीक स्टिमुलस कॉज करता है लोअर टेंशन देन ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विच कॉजेज हाइयर टेंशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, उसमें लो टेंशन होगी, रिक्रूट स्मॉलेस्ट मसल फाइबर, ठीक है, और लो थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, ठीक है, और इसमें वीक कंट्रैक्शन बनेगी, ठीक है। और सेकंड में हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में मीडियम साइज मसल फाइबर रिक्रूट करते हैं, मॉडरेट टेंशन होगी, ठीक है, मॉडरेट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, ठीक है, और मॉडरेट ही कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होगी, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हमें हाईएस्ट टेंशन मिलेगी, ठीक है, रिक्रूट द लार्जेस्ट मसल फाइबर और हाईएस्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, ठीक है, और इसमें हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होगी, ठीक है। तो ये इन सबको हम कहते हैं मल्टीपल मोटर यूनिट समेशन। तो यार अब हम टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, आइसोमेट्रिक और दूसरी होती है आइसोटोनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, तो आइसो का मीनिंग होता है सेम, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर, ठीक है। मतलब इसकी जब भी हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, ठीक है, तो हमारी मसल की लेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। तो जैसे ये हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो हमारी मसल की जो लेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है, पर इसमें अब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर इसका एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम 50 किलो का डंबल उठाते हैं, ठीक है, पर हमसे वो उठ नहीं रहा, ठीक है, डंबल ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे मसल में टेंशन तो आएगी, ठीक है, पर ये इट जनरेट्स अ लोड्स ऑफ टेंशन, बट जो फोर्स है, ठीक है, वो स्मॉलर है देन द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द लोड हमारा हो गया डंबल, ठीक है। तो हम डंबल को उठा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, वो होती है हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें टेंशन बनती है, पर लोड की रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हम अपने मसल की लेंथ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें लोड की फोर्स ज़्यादा होती है मसल की फोर्स से, ठीक है, नो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग होती है, ठीक है, मसल का साइज सेम रहता है, ठीक है। तो मसल स्टे द सेम, डज नॉट लेंथन और शॉर्टन, जनरेट अ लॉट ऑफ टेंशन, ठीक है, और इसमें लोड की फोर्स ज़्यादा होती है हमारे मसल की फोर्स से, ठीक है। और अगर हम इसे ग्राफ से देखें, ठीक है, तो टेंशन वर्सेस टाइम, ठीक है, ये हम मिली सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आता है, ठीक है। तो अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो हमारी जो टेंशन है वो लो होती है, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होती है, ठीक है, तो हमारी टेंशन एकदम से बढ़ेगी और ये अपनी मैक्स टेंशन पर पहुंच जाएगी, जो कि है 10 न्यूटन, और एक प्लेटो बना लेगी, ठीक है। इसमें जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ठीक है, हमारी टेंशन बढ़ने लगी, ठीक है, फिर ये एक मैक्सिमम टेंशन तक आके ये प्लेटो हो जाएगी, जो कि 10 न्यूटन मीटर्स होता है, ठीक है। फिर ये अपनी रेस्टिंग स्टेट में जब जाएगा, ठीक है, तो ये फिर से टेंशन कम होने लगेगी, अब ये रेस्टिंग स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इससे लेंथ वाइज देखें, ठीक है, लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो हमें पता है हमारा मसल में कुछ ना कुछ टेंशन तो होती ही है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, लेंथ अब इसकी ना तो चेंज हो रही है टाइम के साथ, ना बढ़ रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, जो कि मतलब होता है कांस्टेंट होती है, ठीक है। द लेंथ इज हायर टू द रेस्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज द मसल इजंट कॉन्ट्रैक्टिंग येट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन बिगिन द लेंथ डज नॉट चेंज, ठीक है। और अगर हम आइसोटोनिक की बात करें, ठीक है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पहले तो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, कंसेंट्रिक और ईज सेंट्रिक, ठीक है। कंसेंट्रिक मोर कॉमन होती है। इसमें क्या होगा, जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा मसल है, ठीक है, तो ये शॉर्ट होगा, ठीक है, और जो हमारी मसल की फोर्स है, मतलब हमारा डंबल हल्का होगा हमारे मसल की फोर्स से, ठीक है, तो हमारे मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो, इट जनरेट्स ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इनफ टू शॉर्टन द मसल, ठीक है, और इसमें हमारी मसल फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी लोड के फोर्स से, ठीक है। और ई सेंट्रिक में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है,
जब भी हमें, ठीक है, जब हम ऐसे हमारा शॉर्टन हो गया, ठीक है, पर जब हम इसे ऐसे लोअर में करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी एक टेंशन बनती है, ठीक है, जो कि उस सेंट्रिक से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ऐसे भी डंबल को करने में पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है जब भी हम लोड को स्लोली स्लोली लोअर करते हैं, ठीक है, तो इसमें मसल की हमारी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, इस सेंट्रिक में हमारी कम हो रही थी, ठीक है। तो इसमें इस कॉन्ट्रैक्शन में उस सेंट्रिक से ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगी, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंपल से देखें, ठीक है, तो जो हमारा ये मसल है, ठीक है, एक तो इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ टेंशन बनेगी, ठीक है, और मसल शॉर्टन होगा, ठीक है। और अगर हम गोइंग डाउन फ्रॉम बाइसेप कर्ल मसल लेंथन, ठीक है, तो ये हमारा बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो इसमें मसल होता है। वैसे तो जब हम डंबल ऐसे करते हैं तो हमारा मसल शॉर्ट होता है, ठीक है, और इसमें जो लोड की फोर्स होगी, ठीक है, जो हमारा डंबल होगा वो हल्का होगा और हमारा मसल फोर्स है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी वजह से ही हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, ठीक है। और अगर हम इतने ग्राफ से देखें, ठीक है, टेंशन टाइम ग्राफ, ठीक है, हमें पता है हमारे मसल टोन की वजह से कुछ तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन फिर से अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट पर आके फिर से हमारा मसल रिलैक्स होना चाहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया टेंशन बाय टाइम ग्राफ, ठीक है। अब अगर हम लेंथ वर्सेस टाइम की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो रिलैक्सेशन पॉइंट होता है, ठीक है, तो जब भी हम ये हमारा रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, तो जब भी हम हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होगा, ठीक है, तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी लेंथ शॉर्ट हो रही है, ठीक है, तो ये हमारी लेंथ शॉर्ट होगी, ठीक है। और एक लेवल पर आके जब ये हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है, अब ये मसल रिलैक्स भी होगा, ठीक है, तो हमारे मसल की लेंथ फिर से बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे शॉर्ट होती है और फिर से रेस्टिंग पॉइंट पर आकर अपनी बढ़ जाती है, ठीक है। रिलैक्सेशन पॉइंट स्टार्ट होकर, ठीक है, हमारी जब भी कंट्रैक्शन बढ़ेगी हमारी लेंथ डिक्रीज होगी, फिर प्लेटो आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन अगेन इट गोज टू द रेस्टिंग लेंथ अगेन। तो यार अब हम लीवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लीवर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, क्लास 1, 2 और 3, ठीक है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें मूवमेंट होती है अराउंड ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, ठीक है। तो अगर हम इसे डायग्राम से देखें, ठीक है, अगर हम ये एक रॉड को इमेजिन कर लें, ठीक है, और बीच में हमारा जो फिक्स पॉइंट है जिसे हम फल्क्रम कहते हैं, ठीक है, तो ये रॉड इधर को भी घूम सकती है और इधर को भी घूम सकती है, ठीक है, तो उसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें लीवर क्लास 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लास 1 लीवर को देखें, ठीक है, तो इसके बीच में हमारा जो फल्क्रम होगा वो हमारा फिक्स पॉइंट होगा, जो वो हमारा बीच में होगा, ठीक है, ये हमारा फल्क्रम हो गया, ठीक है। और जो लोड होगा, ठीक है, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है, तो लोड हमारा वन एंड पे होगा, ठीक है, और ये एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो आर होगा, फलक्रम से डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। तो और अगर हम इसकी टॉर्क देखें, ठीक है, टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है, तो ये इसका रेडियस और ये इसकी फोर्स, ठीक है। तो इसे हम लोडिंग फोर्स कहते हैं, लोडिंग टॉर्क या लोडिंग फोर्स, ठीक है। तो ये इसकी लोडिंग फोर्स होगी और ये इसका डिस्टेंस होगा आर, ठीक है। तो जब ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये हमारी रॉड इस तरफ मूवना चाहेगी, ठीक है, टॉर्क हमारी काउंटर क्लॉकवाइज घूमना चाहेगी, ठीक है। तो अब ये रॉड हमारी इधर घूमे, अगर हम उसे काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी जिसे हम एफर्ट कहते हैं, ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंस आर्म को रेजिस्ट कर सकें, तो हमें एफर्ट या इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारा लोड टॉर्क होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म ये वाला आर्म, ठीक है, और फोर्स लोड ये वाला, ठीक है, ये हमारा लोड टॉर्क हो जाता है। और एफर्ट टॉर्क देखें तो ये हमारी फोर्स आर्म हो जाती है, ठीक है, ये वाली हमारी, ठीक है।
एफर्ट फोर्स ये वाली हो जाती है, और फोर्स आर्म हमारी ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला हमारा फोर्स आर्म हो गया, ठीक है। तो अब अगर इधर फोर्स लगेगी तो ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। हमारी रोड काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगी, और इस इधर अगर इधर फोर्स लगेगी, टॉर्क ज़्यादा होगा, तो इधर हमारी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में हमारी रोड घूमेगी ये डिपेंड करता है हमारी फोर्स कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। अगर तो हमारी फोर्स इधर ज़्यादा है तो ये हमारी रोड क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर हमारी फोर्स इधर ज़्यादा है, टॉर्क इधर ज़्यादा है, तो हमारी काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, ठीक है, हमारी रेजिस्टेंस हम 10 मीटर्स की है, ठीक है, और जो हमारा फोर्स लोड है, ठीक है, तो इसका 1 न्यूटन की ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 10 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। और अगर आप एफर्ट टॉर्क की देखें, ठीक है, तो इसमें हमारी एफर्ट फोर्स आर्म होगी 25 मीटर्स की, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी है, ठीक है, और 1 न्यूटन मीटर का ही हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब इसकी वजह से, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला बिठाएं तो इसमें क्या होगा, जो हमारा टॉर्क होगा वो हमारा एफर्ट आर्म वाली साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इफ़ तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अगर तो फोर्स आर्म हमारा ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म से, ठीक है, तो उसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। मतलब मतलब जब भी हमारा फोर्स आर्म इधर वाली साइड ये वाला अगर बड़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म से, सॉरी, अगर फोर्स वाला आर्म हमारा बड़ा होगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस आर्म थे, ठीक है, तो ये रोड को हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, मतलब इसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावर से घूम सकेगी रोड, ठीक है। अगर हमारे जो रेजिस्टेंस आर्म है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाएगा, जो जिसका क्या मतलब है कि ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर्म अगर ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर्म अगर ज़्यादा होगी तो ये स्पीड के लिए मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाएगा, और ये हमारी स्पीड के लिए, और यूटिलाइज फॉर स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट होगी, ठीक है। तो जो हमारा क्लास 1 लीवर होता है, ठीक है, तो वो दोनों स्पीड और पावर दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और ये रेयर होता है, ठीक है। और अगर हम क्लास 2 की देखें, ठीक है, तो ये भी वैसे तो रेयर होता है, ठीक है, पर इसमें क्या होता है, जो हमारा फलक्रम है, ठीक है, वो एक एक्सट्रीमिटी में होता है, ठीक है, और लोड जो होता है, ठीक है, वो हाफ वे ऑफ द रोड में होता है, ठीक है। तो ये हमारा लोड पड़ा, ये हमारा फलक्रम हो गया, ठीक है। तो ये टॉर्क हमारी ट्राई करेगी इसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने का, पर जो हमारी एफर्ट फोर्स है, ठीक है, अगर हम इधर लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये इधर हो रही है तो उसे काउंटर करने के लिए हमें एफर्ट फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इस सेकंड केस में देखें, ठीक है, तो हमारा जो रेडियस है, ठीक है, एफर्ट फोर्स का रेडियस है, ठीक है, वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा है तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमारी अपने आप ही ये एफर्ट फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एफर्ट फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज, इसको मैकेनिकल एडवांटेज आराम से मिल जाएगा, तो ये पावर स्ट्रोक के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि एफर्ट टॉर्क ज़्यादा है लोड टॉर्क से, तो इसे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो सेकंड हो गया। और थर्ड, ये मोस्टली हमारी बॉडी में मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फुलक्रम एक एक्सट्रीमिटी में होता है, ठीक है। तो जो हमारी एफर्ट वाली फोर्स है, ठीक है, वो हमारी सबसे पहले जो लोड है, ठीक है, वो ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी में होगा और उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज होगी। और जो एफर्ट फोर्स है वो हाफ वे होगी, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कम है तो ये कम टॉर्क लगाएगा, ठीक है। तो हमारी जो लोड आर्म है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, ये जो रोड है वो हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी ड्यू टू द
मैकेनिकल डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये स्पीड के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बॉडी में एग्जांपल देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 1 का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार अब हम क्लास 1 की एग्जांपल देखें, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा आता है पोस्टीरियर नेक मसल्स की, ठीक है। तो ये हमारा नेक है, ठीक है। तो इसमें C1 C2 C3 C7 तक हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके पीछे जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेपीजियम और स्प्लिनिस कैपिटलिस होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे नेक को एक्सटेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो होगा क्या है, जो हमारा फुलक्रम होता है इस केस में, ठीक है, तो वो एटिएंटो ऑसिपिटल आर्टिकुलेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फुलक्रम होता है, ठीक है। तो हमारा जो हेड है, ठीक है, वो ऐसे नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। तो जो हमारी लोड है, ठीक है, वो नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा हेड नीचे जाना चाहता है ग्रेविटी की वजह से, तो वो हमारी लोड फोर्स होगी, ठीक है। और ये टॉर्क किस तरफ जनरेट करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा हेड ऐसे जाना चाहेगा, पर हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हम जो हमारा हेड है, ठीक है, तो उसको ऐसे सीधा रखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो एफर्ट फोर्स हमारी जो मसल्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो हेड है, ठीक है, उसको वापस खींच लेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास 1 का एग्जांपल हो गया, ठीक है, और ये रेयर होता है। और अगर हम क्लास 2 का एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसमें हमारा फुलक्रम हमारे टो में होता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्राउंड हमारा पैर लगा होता है, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी वेट है, ठीक है, तो वो तो हमारे पैर को नीचे खींचेगी, ठीक है, ओवर द एंकल जॉइंट, ठीक है। तो इसमें डाउनवर्ड फोर्स आएगी, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क को इफेक्ट करेगी। पर जो हमारा यहाँ पर मसल्स होता है, ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल्स होते हैं, ठीक है, तो ये इसको ऊपर खींचना चाहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक्कील्स टेंडन को अपवर्ड करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवा के, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 2 हो गया, ठीक है। और अगर हम क्लास 3 की एग्जांपल देखें, ठीक है, तो ये वेरी कॉमन होता है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे करते हैं, ठीक है, डंबल उठाते हैं, बाइसेप होता है, ठीक है। तो हमारा जो लोड है, ठीक है, वो हमारा डंबल हो गया, ठीक है, वो नीचे को फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगा। पर जब भी हम हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेप ब्रेकियल, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक एफर्ट टॉर्क लगाते हैं जो कि हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इससे हम डंबल को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉमन होता है, और ये हमारा क्लास 3 लीवर प्रिंसिपल के